नाउ अब देखिए दोस्तों, रेलेवेंट डेफिनेशन के अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, इन्वेंट्रीज। अब सबसे पहले इन्वेंट्रीज जो है ना, इसके रिगार्डिंग बहुत लोगों को गलत फहमी है कि इन्वेंट्रीज जो है वो स्टॉक का एक दूसरा नाम है। काफी लोग ये समझते हैं कि इन्वेंट्रीज का मतलब और कुछ नहीं है। इन्वेंट्रीज और स्टॉक बोथ आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। चाहे आप स्टॉक बोल दीजिए, चाहे इन्वेंट्रीज बोल दीजिए, बात एक ही है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इन्वेंट्रीज कभी भी स्टॉक के साथ में इंटरचेंजेबल नहीं है। स्टॉक एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और इन्वेंट्री जो है वो एक दूसरी चीज है। देखिए, इसे इन्वेंट्री की डेफिनेशन यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या कहता है? इन्वेंट्रीज आर दी एसेट्स। सबसे पहले तो ये कि इन्वेंट्रीज जो है वो आपके एसेट्स होते हैं, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये हो गया आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक। ये क्या हो गया आपका? फिनिश गुड्स का स्टॉक। फिर कहता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, दैट मींस WIP का स्टॉक। ठीक है। फिर कहता है इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड, मटीरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी? रॉ मटेरियल का स्टॉक, और एक चीज जो आपको याद करनी है, इंड AS 16 में जिसकी चर्चा हुई थी, बता सकते हैं और क्या चीज आएगी इसके अंदर? ऐसी कोई चीज, मटेरियल या फिर उसको सप्लाई कह दीजिए, जो कि कंज्यूम होगी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन प्रोसेस में बताइए दोस्तों, वो ऐसी चीज क्या है? याद करिए, याद करिए। उसका नाम है स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट्स याद आया कि नहीं आया? इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मैंने आपको बताया था, स्पेयर पार्ट्स आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में भी कवर होता है और इंड AS 2 इन्वेंट्रीज में भी कवर होता है। रीजन उसका ये है कि अगर वो PPE की डेफिनेशंस और उसके कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको PPE में रिकॉग्नाइज कर देते हैं एज पार्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स। लेकिन यदि स्पेयर पार्ट्स आपके PPE वाले स्टैंडर्ड में नहीं आ पाते, उस कंडीशंस को नहीं सेटिस्फाई कर पाते, तो हम फिर बाद में उसे रेजिडुअल इन्वेंट्री वाले स्टैंडर्ड में दिखाते हैं। क्योंकि ये स्पेयर पार्ट्स क्या है आपके, या तो कंज्यूम किए जाएंगे, राइट, या सप्लाई के रूप में काम आएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस के अंदर। इसलिए दोस्तों, इन्वेंट्रीज का मतलब, इन्वेंट्रीज एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लिस्ट। जैसे आपने कभी सुना होगा बोलचाल की लैंग्वेज में, अरे कौन कौन सा काम करना है उसकी इन्वेंट्री बना लो, कौन कौन सा काम करना है उसकी इन्वेंट्री बना लो। दैट मीन्स की लिस्ट है। इन्वेंट्रीज लिस्ट है। किस चीज की लिस्ट है? आपके फिनिश गुड्स के स्टॉक की, WIP के स्टॉक की, रॉ मटेरियल के स्टॉक की और सम स्पेयर पार्ट्स। और देखिए दोस्तों, ये स्पेयर पार्ट जो है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि IFRS की वजह से ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, ये सारी की सारी चीजें जो है 11th क्लास के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में भी आया करती थी। वहां पे भी ऐसे लिखा हुआ था ट्रायल बैलेंस में लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, तो उसे भी अपन स्टॉक के साथ में दिखाते थे। तो वो रीजन वही था उस चीज का, क्योंकि स्टॉक के अंदर, इन्वेंट्रीज के अंदर ये लिस्ट शामिल होती है इन सारी चीजों की। तो बताइए दोस्तों, क्या अब आपको ये मीनिंग समझ में आया? इन्वेंट्रीज का मतलब क्या हो गया, है ना? इन्वेंट्रीज का मतलब क्या हुआ, ये मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं। Inventories encompasses of goods purchased and held for resale, that is merchandise purchased by a retailer and held for resale, or land and other property held for resale. फिर कहता है finished goods produced or work in progress being produced by the entity and includes material and supplies awaiting use in the production or process. तो स्पेयर पार्ट्स जो है वो अवेटिंग यूज ही है। स्पेयर पार्ट एक ऐसी चीज है जो अभी यूज नहीं आई है, स्पेयर में पड़ा है, यूज आएगा तब जाके वो आपका रिकॉग्नाइज होगा। तो कहता है कॉस्ट इनकर्ड टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर दैट डू नॉट गिव राइज टू इन्वेंट्रीज आर अकाउंटेड एज पर इंड AS 115। अब देखिए दोस्तों, ये सिंस अपना इन्वेंट्री वाला स्टैंडर्ड है तो इसमें 115 का क्रॉस रेफरेंस आना तो लाजमी है, क्योंकि इन्वेंट्रीज है, रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है आपका,
तो रेवेन्यू का मेन सोर्स अगर ये है तो इंड एस 115 जो है वो बार बार में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंड एस 115 के हम टेक्निकल प्रोविजन की चर्चा यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1, as per Ind AS 2, inventories include material and supplies awaiting use in the production process. Whether packing material and publicity material are covered by term materials and supplies awaiting use in the production process. तो अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक तो है आपका पैकिंग मटेरियल, ठीक है, और एक एडवर्टाइजिंग मटेरियल या जिसको आप पब्लिसिटी मटेरियल कह दीजिए। क्या ये भी आपका इन्वेंट्री है? क्या ये भी आपका इन्वेंट्री है या फिर नहीं? इसके ऊपर आपका क्या विचार, बताओ जरा। जैसे क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आप देखते हो उनके प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत अच्छी सी पैकिंग आती है ना। तो वो पैकिंग भी इतनी अट्रैक्टिव होती है। और आप जानते हो दोस्तों, अब जैसे वो पैकिंग जो बॉक्सेस वो वगैरह होते हैं, सुंदर सुंदर बॉक्स बना के देते हैं वो कंपनी वाले, तो उसके ऊपर भी कंपनी की बड़ी भारी कॉस्टिंग आती है। तो उनका भी एक सेपरेट रिकग्निशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अब ये पैकिंग मटेरियल को, ये जैसे सपोज करिए पैकिंग मटेरियल का खर्चा जो कंज्यूम हो जाता है, कंजम्पशन हो जाता है, वो तो चलो आपका एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन पैकिंग मटेरियल का भी तो स्टॉक बच जाता है ना, जिसको अपन नेक्स्ट ईयर काम में लेंगे। तो क्या ये पैकिंग मटेरियल का जो स्टॉक है वो आपका इन्वेंट्री है कि नहीं? ठीक है, अभी अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी ना, इसके अंदर उसको फिट करके देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये इन्वेंट्री है या फिर नहीं। बताइए। ओके, तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पैकिंग मटेरियल है, राइट, पैकिंग मटेरियल जो है वो इन्वेंट्री का इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस्टिंग कब माना जाएगा, या फिर इसे हमें इन्वेंट्री का पार्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स को पैक करना असेंशियल हो जाता है ना। तो पैकिंग मटेरियल के अंदर दो प्रकार के पैकिंग मटेरियल होते हैं, जो एक तो एसेंशियल कैटेगरी के होते हैं कि भाई ये तो जरूरी है, और दूसरा जो है वो जैसे कि प्रमोशनल होता है ना, प्रमोशनल, जैसे गिफ्ट पैक करना, गिफ्ट रैप करना, है ना, या फिर कोई कंडीशनल पैकिंग करना। जैसे कई बार अपन अमेजोन पे भी ऑर्डर करते हैं तो वहां पे वो लोग बोलते हैं कि भाई इसको आइटम को गिफ्ट रैप करना है कि नहीं करना। तो बेसिकली ऐसी कंडीशन के अंदर जो एक्स्ट्रा पैकिंग जो है वो आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा माना जाता है। लेकिन जो प्राइमरी पैकिंग होती है इसके अंदर, प्राइमरी पैकिंग, है ना, प्राइमरी पैकिंग को हम इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। इसका मतलब ये जो कह रहे हैं अपने लोग, लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस लिस्ट के अंदर आप देख रहे हो फिनिश्ड स्टॉक को शामिल किया आपने, WIP को शामिल किया, फिर ये जो मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो इसमें जैसे आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक एग्जांपल हुआ, स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक एग्जांपल हुआ, तो यहां पे आप एक एग्जांपल और ऐड कर सकते हैं जिसका नाम होगा आपका पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल, तो पैकिंग मटेरियल का हमें यहां पर कंजम्पशन जो है वो कैलकुलेट करना होता है एवरी ईयर, जिसको अपन RM, मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर आपने अगर कभी काम किया है अपनी आर्टिकलशिप में तो आपने कभी सुना होगा RMPM की कंजम्पशन वर्किंग। इंडस्ट्रीज के अंदर ये काफी पॉपुलर वर्किंग होती है, RMPM का कंजम्पशन वर्किंग, क्योंकि रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल को कंजम्पशन बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कितना खर्चा उसका हो गया है। कैसे निकाला जाता है? अपने लोग जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैलकुलेशन, सॉरी, NPO के चैप्टर्स में, वो जो सब्सक्रिप्शन वाला चैप्टर हुआ करता था ना, सब्सक्रिप्शन आया है ना, डोनेशन आया, उस चैप्टर्स में हम कंजम्पशन की कैलकुलेशन करते थे, स्टेशनरी का मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते थे अपन। वैसे ही यहाँ पे RMPM का कंजम्पशन कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब जो भी डिफरेंस आएगा ना उसको हम कहते हैं RM या फिर /PM कंज्यूम। जैसे ओपनिंग स्टॉक 100 है, आपने परचेज किया 150, तो 250 का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन लास्ट में तो 50 रुपीज का ही स्टॉक बचा है, इसका मतलब बचा हुआ 200 किधर गया? कंज्यूम हो गया। तो ये 200 रुपए आपका एक्सपेंसेस हो जाता है, कंजम्पशन इसको हम कहते हैं। इसको हम एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर, और बाकी का जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा होगा, और क्लोजिंग जो इसका इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा।
तो इसको हम कहते हैं RMPM का कंजम्पशन, है ना। तो वैसे ही दोस्तों जैसे आपका रॉ मटेरियल एक इन्वेंट्री की लिस्ट में शामिल होता है, स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री की लिस्ट में शामिल होते हैं, वैसे ही पैकिंग मटेरियल भी इन्वेंट्री की लिस्ट में शामिल होता है। अब जैसे सपोज करिए कि हेयर ऑयल है, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि हेयर ऑयल को आपके हाथों में ही डायरेक्ट डिलीवर किया जाएगा कि भाई लीजिए, ये लीजिए, लगा लीजिए, है ना। परफ्यूम्स हैं तो परफ्यूम्स का मतलब ये तो है नहीं कि परफ्यूम आपको जब भी लगाना है तो आपको फैक्ट्री में जाना पड़ेगा उस कंपनी के और फिर बोलेंगे लाओ भी छिड़क दो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब एसेंशियल पार्ट जो है पैकिंग मटेरियल का, वो तो इन्वेंट्री की लागत का पार्ट बनेगा ही बनेगा, उसमें तो कोई कहते हैं ना कि सेकंड थॉट है नहीं। और रही बात ये कि जो डेकोरेटिव पैकिंग्स है, जो प्रमोशनल नेचर की पैकिंग है, वो इस स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं बनती है। तो देखिए इसके आंसर को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है। While the primary packing material may be included within the scope of the term materials and supplies awaiting use in the production process, but the secondary packing material and publicity material cannot be so included. तो देखिएगा स्टैंडर्ड ने साफ साफ यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सेकेंडरी मटेरियल है वो इसमें शामिल नहीं होगा, एज दीज आर सेलिंग कॉस्ट और विच आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्लूडेड एज पर Ind AS नंबर 2. Now, for this purpose, the primary packing material is one which is essential to bring an item of inventory to its saleable condition. For example, bottles, cans, in case of food and beverages industries. Other packing material required for transporting and forwarding the material will normally be in the nature of secondary packaging material. अब देखिए क्या होता है कि कई बार एक बात को ध्यान से समझना, जैसे लास्ट वाली जो लाइन है ना, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ये क्या कहता है, देखिए, अदर पैकिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, एंड फॉरवर्डिंग द मटेरियल विल नॉर्मली बी इन द नेचर ऑफ सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। अब देखिए दोस्तों, कई बार हम जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पर जो आपकी नॉर्मल पैकिंग होती है उसको फिर और अलग प्रकार से पैक किया जाता है, मतलब उसका पूरा वो कंसाइनमेंट बनता है, तो उसमें भी कॉस्टिंग आती है। तो वो जो आपकी कॉस्टिंग आती है ना, वो आपकी सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल के अंदर शामिल होगी, और ये आपका एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस बुक किया जाएगा, ना कि इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट ना बनते हुए किसका पार्ट बनेगा, आपके खर्चों का पार्ट। आगे बात समझ में। और रही बात ये कि पैकिंग मटेरियल का जो भी हमारे पास में स्टॉक है वो हमारी इन्वेंट्री की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, पैकिंग मटेरियल का स्टॉक। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो खर्चा आपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दिया वो तो कंज्यूम हो गया पूरा का पूरा, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जो मटेरियल आपके पास में अभी अनयूटिलाइज पड़ा है, जो मटेरियल पड़ा है जिसको आपने काम नहीं लिया है, तो उसका तो स्टॉक अपने को दिखाना पड़ेगा ना, जैसे स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल। तो वो स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल को हम ऐसे इन्वेंट्री की लिस्ट में शामिल करते हुए दिखाएंगे। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इसका एग्जांपल दिखाता हूं। हाँ जी, तो देखिए दोस्तों, ये है अपना बैलेंस शीट, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मैं कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नाउ अगर आप इसके बैलेंस शीट का इन्वेंट्री का नोट देखेंगे, नोट नंबर 10, इन्वेंटरीज, राइट। तो इस इन्वेंट्री के नोट में आपको क्या मिलेगा, क्या केवल स्टॉक मिलता है क्या इन्वेंट्री के नोट के अंदर? बहुत लोगों के दिमाग में लास्ट तक ये मतलब गलतफहमी बनी रहती है कि भाई इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक है, बस दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, इसको कैसे भी यूज किया जा सकता है। इसलिए इन्वेंट्री जो है ये ग्रुपिंग का नाम है, इसके लिस्ट में स्टॉक वन ऑफ द आइटम है ना, मेजरली आइटम इन्वेंट्री का मेजर कंट्रीब्यूटर स्टॉक है, लेकिन स्टॉक के अलावा इसमें और भी चीजें आती है। देखिए क्या क्या चीजें आ रही है, देखिए एक तो आ रहा है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा देखिए क्या आता है, पैकिंग मटेरियल। रॉ मटेरियल हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया। तो क्या पैकिंग मटेरियल अपना स्टॉक है क्या? पैकिंग मटेरियल थोड़ी ना बेचते हैं अपन, है ना। तो इसको आप ऐसे कभी डिफाइन मत करिएगा। इन्वेंट्री का मतलब हेल्ड फॉर, ये आपका सेल है, मतलब आप इसको बेचने वाले ही हैं सेल के लिए। देखिए स्पेयर पार्ट्स भी आते हैं इसमें, देखिए ये क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि स्टोर्स एंड स्पेयर्स को कंपनी एंटिटी जो है वो बेचने के लिए रखी है, बेचने के लिए नहीं है ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये तो यूटिलाइज आएंगे, कंपनी के प्रोडक्शन में काम में आएगा। पैकिंग मटेरियल भी आपको स्टॉक को पैक करने के काम आएगा। तो ये सारे की सारी चीजें जो भी है वो भी इन्वेंट्री में आती है। तो RM हो गया, PM हो गया, WIP हो गया, फिर फिनिश गुड्स हुआ है। देखिए रिलायंस की बैलेंस शीट में आते हैं अपने लोग, तो यहां पर ये देखिए
अब जैसे रिलायंस की बैलेंस शीट है, इसकी इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, ये देखिए रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है। अब देखिए स्टॉक इन ट्रेड भी आ गया, स्टॉक इन ट्रेड आ गया, इसका मतलब ये होता है कि रिलायंस फिनिश गुड्स तो फिनिश गुड्स के साथ में तो ट्रेडिंग करता ही है, दैट मीन्स कि उसकी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग तो होती है, साथ ही साथ में रिलायंस के पास में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो रिलायंस रेडीमेड परचेज करता है एंड देन उसको क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो ये इन्वेंट्री के नोट की रीडिंग इस प्रकार से हमें देखनी चाहिए। तो कहने का मतलब, अब आप ये बात समझ के चलिएगा कि इन्वेंट्रीज जो है, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है लिस्ट, और ये लिस्ट है उन सारे आइटम्स की जो जो आपके बिजनेस के अंदर काम में आने वाले हैं इन इन जगह पे, है ना। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, या फिर ऐसा कोई मटेरियल या सप्लाई जो भी कंज्यूम किया जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो इसी के अंदर आपका पैकिंग मटेरियल भी आ जाता है, इसी में आपका स्पेयर पार्ट्स भी आ जाता है ना, और इसी के अंदर आपका RM का स्टॉक भी आ जाता है। तो इस जो पर्पल बॉक्स के एग्जाम्पल ये हैं, ये तीनों एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट इस पर्पल बॉक्स वाले ही हैं। सो आई होप अब आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी दोस्तों। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और फेयर वैल्यू। देखिए दोस्तों, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और फेयर वैल्यू जो है, अब ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है। बीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टूडेंट आपको ये सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि NRV और फेयर वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एक तो है टर्म आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और एक है फेयर वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो ये जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ये कैसे निकाली जाती है, ये निकाली जाती है आपकी सेलिंग प्राइस, जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा, माइनस कॉस्ट टू सेल, सेलिंग एक्सपेंसेस इसके अंदर से अपन माइनस कर देते हैं, तो आपके पास में नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाती है। अच्छा चलो, अगर मैं अब ऐसे कह दूं कि फेयर वैल्यू आपने जैसे भी निकाली, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 इनपुट्स लेते हुए कैसे भी आपने फेयर वैल्यू निकाली, अगर उसमें से भी कॉस्ट टू सेल को माइनस कर दिया जाए, तो क्या ये दोनों नंबर्स बराबर हो सकते हैं या फिर ये बराबर हो, ये जरूरी नहीं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं देखिए सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोल दीजिए चाहे फेयर वैल्यू बोल दीजिए, दोनों ही इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं है। देखिए क्या होता है कि फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट बेस्ड मेजरमेंट है, ये आपका क्या है, मार्केट बेस्ड मेजरमेंट। क्योंकि ये जेनरिक मार्केट को ध्यान में रखकर निकाली जाती है। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू की अगर बात करें ना, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो होती है ना, वो होती है आपकी एंटिटी स्पेसिफिक, ठीक है। एंटिटी स्पेसिफिक से मतलब आपका क्या है, तो देखिए दोस्तों, जैसे क्या होता है कि एक, जैसे मान लीजिए ये पेन है, राइट। अब ये पेन का प्रोडक्शन मैं करता हूं और बाजार में देखा जाए तो इसकी फेयर वैल्यू जो है, लेट्स से सपोज करो 10 रुपए, इसकी कॉस्ट टू सेल है 1 रुपीज, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 9 रुपीज आ गया इसका। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बात करते हैं। जैसे सपोज करो ये पेन है, इसका मैं प्रोडक्शन करता हूं, कस्टमर आया और उसने मेरे को 1000 पेन का ऑर्डर दे दिया, किसी कस्टमर ने मुझे 5000 पेन का ऑर्डर दे दिया, किसी ने 10000 पेन का ऑर्डर दे दिया। तो जैसे जैसे कस्टमर आ रहे हैं, मेरे को डिमांड आ रही है, मैं वैसे वैसे इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो मेरे हाथ में हो गई कि मैं इसकी सेलिंग प्राइस को अब कंट्रोल कर पा रहा हूँ, कस्टमर को मैं डिपिक्ट करा सकता हूँ जो भी अपनी नेगोशिएशन होगी उसके बेसिस पे। लेट्स से हायर साइड हुई, लोअर साइड, दोनों ही हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ऑर्डर साइज, ऑर्डर वॉल्यूम ज्यादा आ गया आपके पास में, तो आप सेलिंग प्राइस इसका 9 रुपए भी हो सकता है। और मान लीजिए आपके पास में ऑर्डर आया जिसमें 13 रुपीज का भी आपका सेलिंग प्राइस हो सकता है। कॉस्ट टू सेल लेट से वही 1 रुपीज की है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए दोस्तों, इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8 रुपए भी हो सकती है, तो 12 रुपए भी हो सकती है। और ये जरूरी नहीं कि ये 8 रुपए और 12 रुपए, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के इक्वल हो।
क्योंकि फेयर वैल्यू दोस्तों पॉसिबिलिटीज को ऐसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि ऑर्डर कितना देंगे, इसकी फेयर वैल्यू 10 रुपए है तो है, ऑर्डर कितने का आएगा, कितना वॉल्यूम सप्लाई कर रहा हूं, ये बातें फेयर वैल्यू में नहीं करी जाती है। इसलिए फेयर वैल्यू जो मार्केट बेस्ड मेजरमेंट पे आधारित होती है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपके इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए उस स्टॉक की उस समय निकाली जाती है। समझ गए? इसको हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और ये दोनों बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए ये बराबर वाला निशान यहां से हटा देते हैं और हम यहां पे लिखते हैं कि ये दोनों जरूरी नहीं कि बराबर हो सकता है बराबर हो, लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी एट ऑल कि फेयर वैल्यू और एनआरवी दोनों बराबर। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टूडेंट्स हैं हम सब लोग, और हमें इन बातों के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट रियलाइजेबल वैल्यू और फेयर वैल्यू। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और सेम एग्जांपल दोस्तों आपको यहाँ पे अपने स्टडी मटेरियल में दिया गया है, जो कि ये रहा। ठीक है, एनआरवी क्या होती है, फेयर वैल्यू तो आपको हर चैप्टर में देखने को मिलती है ये डेफिनेशन। एनआरवी के बारे में आप हमेशा से पहले से जानते हो, तो इसको रीड करने की कोई दरकार नहीं है। वैसे आप जरूर इसको रीड कर लीजिएगा एक बार आगे बढ़ने से पहले, वीडियो पॉज कर। ठीक है, और मैं आपको सीधा इस एग्जाम्पल में लेके चलता हूं। देखिए कहता है एन एंटिटी होल्ड्स इन्वेंट्री ऑफ 10,000 यूनिट्स एंड इट कुड सेल द सेम इन द मार्केट एट ₹10 ईच। The entity has an order in hand to sell the inventory at ₹11। मेरे पास में ऐसा ऑर्डर आया हुआ है कि मैं इसको 11 रुपए में क्या कर सकता हूं, इन्वेंट्रीज को बेच सकता हूं। द इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 0.5। और इन दिस सिचुएशन जो फेयर वैल्यू है 10 रुपया है, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू 10.5 रुपए है। कैसे हुआ देखिए, फेयर वैल्यू तो 10 रुपए है और एनआरवी क्या है, एनआरवी है हमारी 11 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 0.5 रुपए का कॉस्ट लगेगा मेरा, तो 10.5 रुपए मेरा एनआरवी। तो 10.5 रुपए का एनआरवी और फेयर वैल्यू 10, इवन दो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी ये बराबर नहीं होगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होगा, वही अगर 0.5 रख के चलूं मैं इसके अंदर, तो ये होगा आपका 9.5। तो ये डेटा इसके साथ में और इसके साथ में मैच करें, ये कोई जरूरी नहीं है, ये सब चीजें अलग अलग चीजें हैं। फेयर वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट टर्म, fair value less cost to sell is something different terms and NRV is something different, right? तो आप कभी इनको इक्वेट करने की कोशिश मत करिएगा, ये जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हो, क्योंकि एनआरवी जो है वो एंटिटी स्पेसिफिक होती है और फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट बेस्ड मेजरमेंट पे निकाली जाती है। ऐसा इन्होंने कहीं तो लिखा है दोस्तों, अच्छा इसी में लिखा है, चलो ये पढ़ ही लेते हैं। एनआरवी रेफर्स टू द नेट अमाउंट दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट द प्राइस एट विच एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शंस टू सेल द सेम इन्वेंट्री इन द प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। ये क्या होता है सर, प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट? ये हम पढ़ेंगे फेयर वैल्यू के स्टैंडर्ड में। प्रिंसिपल मार्केट बेसिकली जहां पे आप नॉर्मली अपनी ट्रेडिंग करते हो उसे प्रिंसिपल मार्केट कहते हैं, और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट जहां पर आपके स्टॉक को सबसे ज्यादा कीमत पर बेचा जा सके। जैसे आप लेट से कि आप मुंबई के अंदर हैं, मुंबई के अंदर ऑपरेट करते हैं, तो मुंबई में सामान बेचेंगे तो वो हो गया आपका प्रिंसिपल मार्केट। लेकिन आप मुंबई का जो प्रोडक्शन है वो कल को दिल्ली में ले जाके बेच रहे हैं, तो ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आपको ज्यादा पैसा मिल रहा होगा, तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। तो ये सारी बातें अपनी फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड में ड्यू रहेगी, वहां पे ज्यादा चर्चा करेंगे। मार्केट फॉर दैट इन्वेंट्री वुड टेक प्लेस बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। तो फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उनके एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए मार्केट से डिराइव करी जाती है। इसके 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, 2 और 3। नाउ द फॉर्मर इज एन एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। फॉर्मर का मतलब क्या हो गया, एनआरवी जो है वो एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू है और लेटर इज नॉट, यानी फेयर वैल्यू जो है वो एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, वो मार्केट वैल्यू है, मार्केट बेस्ड पार्टिसिपेंट्स को ध्यान में रखकर निकाली जाती है। कहता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर इन्वेंट्रीज मे नॉट इक्वल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो कंक्लूजन यहां पे क्या निकल गया कि एनआरवी जो है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। फेयर वैल्यू क्या होती है, इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री मे नॉट इक्वल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो 2-3 बार यही बातें इन्होंने रिपीट कर दी। यहाँ पे डिफरेंस में क्या बताया है, मीनिंग के अंदर वही यहाँ पे डिफरेंस के मतलब यहाँ पे तो इन्होंने डेफिनेशन सी बता दी, और मेजरमेंट बेस में क्या बता दिया, एनआरवी जो है वो एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू है, तो ये आपका एक्सपेक्ट करती है टू मेक फ्रॉम द सेलिंग द पर्टिकुलर इन्वेंट्री, और ये आपका मार्केट बेस्ड मेजरमेंट है जो मार्केट की वैल्यू से डिराइव किया जाता है। ठीक है,